नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है समझौता। भा आज बहुत खुश थी। चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा था जैसे उसे संसार की बहुमूल्य चीज़ मिल गई हो। सुरेश ने आखिर पूछ ही लिया, क्या बात है अबा, तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। क्या हमें इसका राज नहीं बताओगी? अबा बोली, बात यह है, मैंने अपने घर के गेट के बाहर एक छोटा सा बगीचा बनवाने के लिए एक माली से बात कर ली है। वो कल आकर वहाँ मिट्टी डालकर पेड़ पौधे लगा जाएगा और कुछ दिनों में हमारा एक प्यारा सा बगीचा तैयार हो जाएगा। कितना अच्छा होगा। हाँ, अच्छा तो लगेगा, परंतु परंतु क्या? जब मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा था तो तुमने ही तो खुशी खुशी हामी भर दी थी, और अब इसका क्या मतलब है? बात यह है अभा कि अभी बाहर गेट पर माँ बाबूजी मिले थे। ये बात तो उन्होंने ही मुझे बता दी थी। तो फिर क्या दिक्कत है? माँ बाबूजी इस बात से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू के खर्चे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? और वैसे भी घर में समय किसको मिलता है जो इसकी देखभाल करेगा? पर इसकी देखभाल के लिए हम एक माली रख लेंगे। नहीं, माँ बाबूजी ने मना कर दिया तो बगीचा नहीं बनेगा। परंतु मैंने तो मिट्टी का ऑर्डर दे दिया है, कल सुबह ही ट्रक यहाँ मिट्टी डाल जाएगा। वो कैंसिल भी तो हो सकता है। अभा ने भी कह दिया, लेकिन मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगी। तभी अभा की सास वहाँ आ गई। उसने भी सारी बातें सुन ली थीं। वो भी बोल उठी, हाँ, ये ऑर्डर क्यों कैंसिल करेगी? हमारी घर में कोई इज्जत थोड़ी है। अरे घर में तो इसी का राज चलता है। सुरेश को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि तुम्हें ऑर्डर अभी कैंसिल करना पड़ेगा। वो भी चिल्ला पड़ी, मैं नहीं करूँगी। क्या कहा? नहीं करोगी? हाँ, मैं नहीं करूँगी। चटाक। और इसी के साथ ही सुरेश के हाथों की पांचों उंगलियों ने अभा का गाल लाल कर दिया। मैं भी देखता हूँ तुम ऑर्डर कैसे कैंसिल नहीं करोगी और कैसे का बगीचा बनता है। और गुस्से में सुरेश वहाँ से चला गया। सामने सोफे पर बैठकर पढ़ रहे उनके दोनों बच्चे ज्योति और अभय इतनी देर से सब कुछ देख और सुन रहे थे। अभा अवाक सी खड़ी सुरेश को जाते देखती रही। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। और फिर अपने गाल को सहलाते हुए अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी और अपने बेडरूम में जाकर तकिए के नीचे अपना मुंह छिपाकर फफक फफक कर रो दी। आज उसे सारी दुनिया बेकार लगने लगी। आज उसे कोई भी संसार में अपना नहीं लगा। उसे लगा कि ये रुपया पैसा गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब दिखावा हैं। जब किसी इंसान की उसके अपने ही घर में कदर नहीं तो उस इंसान के जीने का क्या फ़ायदा। आज उसे सुरेश ने थप्पड़ मारने से ज़्यादा गम इस बात का था कि आज शादी के 13 साल बाद भी सुरेश दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह नहीं बना पाई, जहाँ सिर्फ वही हो, जिस पर सिर्फ अभा का ही राज हो। क्या उसका अस्तित्व इस घर में नौकरानी जैसा है, जो जब चाहे जहाँ चाहे काम के लिए तैयार कर दी जाए? एक ऐसी औरत जो बच्चों के लिए माँ, घर के लिए काम और नौकरानी, और रात को बिस्तर पर संगनी का काम करे। क्या वो महज एक कठपुतली है जो सुरेश की उंगलियों के निशाने पर इशारे पर नाच रही है? आखिर वो किस लिए इस तरह से जी रही है? बदतर जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। और फिर सुबकते सुबकते अभा अपने अतीत में खो गई। आज से 13 साल पहले जब अभा एक नटखट चंचल और भोली लड़की थी। एक संपन्न परिवार से होने के कारण उसने जो चाहा उसे मिला। बचपन से जवानी की दहलीज पर उसने कब कदम रखा इसका पता ही ना चला। और फिर एक दिन सुरेश के साथ उसका रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही दिन बाद शादी। अपने नन्हे से मन में उसने पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं बना ली थीं। ससुराल में उसके 2 जेठ, 2 देवर, एक ननद थी। आते ही अभा ने सारे घर को संभाल लिया। अपनी जेठानियों, ननद और सास ससुर को वो की खूब सेवा करती।
घर में नौकर चाकर होने के बावजूद घर का सारा काम वो खुद ही करती। उस पर भी उसकी सास एवं जेठानियों का मुंह चढ़ा रहता। वो अभा को कभी नौकरानी से ज्यादा इज्जत ना देते। घर में जो भी काम होता अभा को करने को कह दिया जाता। वैसे तो सुरेश कभी इस बात का विरोध नहीं करता, परंतु जब भी कभी उसने ऐसा किया तो उसकी माँ उससे कहती, सुरेश रहने दे, इसकी तो काम करने की आदत है, इसे कुछ नहीं होगा। ये सब सुनते हुए भी अभा ने कभी अपना मन उसके लिए मैला ना किया। शादी के 2 साल बाद ही उसने ज्योति को जन्म दिया और 1 साल बाद ही उसके देवर की शादी भी हो गई। उनके घर में कम जगह होने के कारण अभा की सास ने अभा का कमरा खाली करने के लिए कहा और रसोई के पास एक छोटा सा दूसरा कमरा उसको दे दिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें सिंगल बेड और 2 कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता था। इसलिए उसे अपना डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट भी उसी कमरे में छोड़ने पड़े, जो अब उसकी देवरानी ले ले लिए। फिर भी अभा ने जूं तक ना की और सुरेश तो वैसे ही अपने परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता था। एक दिन अभा ज्योति को अपने पुराने कमरे के पास अपनी गोद में दूध पिला रही थी कि तभी सास की आवाज़ सुनकर ज्योति को वहीं अपनी देवरानी के डबल बेड पर लिटाकर थोड़ी देर के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो ज्योति जमीन पर पड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। सामने उसकी देवरानी जो ड्रेसिंग टेबल पर श्रृंगार कर रही थी, उसकी तरफ देखती हुई मुंह बनाते हुए बोली, भाभी, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? इसको डबल बेड के ऊपर लिटाकर चली गई। अगर इतनी ही जल्दी थी तो यहाँ जमीन पर लिटाकर चली जाती। अगर वो टॉयलेट कर देती तो इतनी महंगी बेडशीट खराब हो जाती, इसलिए मैंने ही इसे जमीन पर लिटा दिया। ये सब सुनने के बाद अभा पहली बार अपने आप को काबू में नहीं रख पाई। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसके कमरे में उसके ही डबल बेड पर आज उसकी देवरानी ने अपना अधिकार जमाकर उसकी ही बेइज्जती कर दी थी। वो चिल्ला पड़ी, सुधा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे ही दिए हुए कमरे पर डबल बेड पर आज तुम अपना अधिकार जमा रही हो। मेरी बेटी को तुमने उठाकर जमीन पर लिटाने की हिम्मत कैसे की? अरे, मेरी दया के कारण आज तुम इस कमरे में खड़ी हो, वरना 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 क्या कर लोगी तुम? और फिर सुधा भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ हाँ, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही तो हो इस घर में लाट साहब, सब कुछ तुम्हारा ही तो है यहाँ, हम तो भिखारी जो बैठे हैं। शोर सुनकर सुरेश और अभा की सास भी वहां आ पहुंची और फिर सुधा ने नमक मिर्च लगाकर सास को जो पट्टी पढ़ाई, उससे सास का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अभा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी, परंतु आज ना जाने कहां से अभा के मन में इतनी शक्ति आ गई थी। तो उसने पहली बार अपनी सास का विरोध किया। ये सब सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया और वो बोला कि अभा, तुम चुप हो जाओ और माँ जी और सुधा से माफी मांगो। मैं माफ़ी मांगू? क्यों? मैंने तो कोई गलती नहीं की। और सुरेश, सारी बात सुनने के बाद भी तुम इनका ही पक्ष ले रहे हो? आखिर क्या गलती है मेरी? बस चुप करो, अभा और माँ जी से माफी मांगो। नहीं मांगती मैं माफ़ी। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफ़ी क्यों मांगू? माफ़ी तो इन लोगों को मुझसे मांगनी मांगनी चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद सुरेश अपने पर काबू नहीं रख पाया और उसने अभा पर हाथ उठा दिया। और फिर एक पल के लिए अभा सहमी सी खड़ी रही थी और आंचल में अपना मुंह छिपाए भागकर अपने कमरे में चली गई। फिर अपने आंसुओं को संभाल ना पाई। उसके आंसुओं से पूरा तकिया गीला हो गया। इधर ज्योति ने भी रोना शुरू कर दिया। उसे चुप कराते कराते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सूरज जब अगले दिन चढ़ा तो आंख खुली। रोज की तरह उठकर अपने काम में बिना किसी को कुछ कहे लग गई, लेकिन आज उसका मन उदास था। उसने पूरे दिन किसी से कोई बात ना की और ये सिलसिला लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। एक दिन रात को सुरेश ने पलंग पर लेटते समय मुंह फेर रही अभा को उस ओर देखा तो देखता ही रह गया और फिर उठकर बैठ गया।
उसकी नज़र एक टकी लगाए अभा को प्यार से निहार रही थी। अभा ने भी इस बार उसकी ओर देखा, परंतु सकपका कर अपनी नज़रें फौरन नीचे झुका लीं। ये देखकर सुरेश बोला, अब तक नाराज़ हो? मुझे माफ़ नहीं करोगी? पता नहीं अभा, तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया था। अभा ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा, लेकिन मौन रही। तभी अभा के करीब आते हुए सुरेश ने अपना हाथ जोड़कर बोला, अभा देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अभा, तुम मुझे इस गलती की जो मर्जी सज़ा दे सकती हो। और बस यहीं पर भारतीय नारी का अस्तित्व जाग उठा। अभा सुरेश को अपने हाथों में लेती हुई बोली कि ऐसा ना कहो सुरेश, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु तुमसे नाराज़गी कभी नहीं। तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती सुरेश। मैं तुम्हारे बिना जिंदा। अभी सुरेश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस ये मत कहो। फिर सुरेश ने अभा का सिर अपने गोद में रखा। दोनों रात की गहराइयों में खो गए। घटना को 1 साल बीत गया और अभा ने अभय को जन्म दिया। फिर समय के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया। अब उसकी देवरानी जेठानियों के मकान भी अलग अलग हो गए, परंतु सबके मकान पास पास थे। यही वजह थी कि शादी के 13 साल बाद भी अभा ने आज़ादी कभी महसूस नहीं की और सुरेश भी अपने परिवार के दबाव से मुक्त ना हो सका। इसीलिए तो आज 13 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई जा रही थी। मम्मी मम्मी, भूख लग रही है, खाना दे दो। और अचानक अपनी बीती दुनिया में से अपने वर्तमान में वापस आ गई अभा। आंखें खोली तो सामने ज्योति और अभय के मासूम चेहरे दिखाई पड़े। उनके चेहरे की मासूमियत देखकर अभा का दिल भर आया और फिर उसे ख्याल आया, अरे यही दोनों तो हैं जिनके लिए तू जी रही है। जिंदगी के 13 सालों का लंबा सफर तूने असल में सिर्फ इनके लिए ही गुजारा है। अब तक इन्हीं के लिए तो तू ये संघर्ष कर रही है। तूने इतने सालों से इनके लिए ज़िंदगी से समझौता किया हुआ है और जब तक इनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर देती, तब तक तुझे ये समझौता करना होगा। हाँ, तुझे ये समझौता करना ही होगा अभा। मम्मी क्या हुआ? खाना दे दो ना, बड़ी जोर से भूख लग रही है। वह अपनी प्यारी मीठी आवाज़ में बोला। अचानक अभय की बात से अपना ख्याल टूटते ही, हाँ बेटा रुको, अभी 5 मिनट में देती हूँ। अभय को पुचकारती हुई अभा खड़ी हो गई। फिर एक नए दृढ़ निश्चय के साथ उसके कदम खुद ब खुद रसोई की ओर बढ़ते चले, फिर एक समझौते के लिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी समझौता। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। मैं फिर मिलता हूँ आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।